आप सभी का बेहद स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग कल के वीडियो में हिंदी वर्णमाला हिंदी वर्णमाला में वर्ण के बारे में कुछ चर्चा। आज हम उसी वर्ण में उच्चारण स्थान है, वर्णों का जो उच्चारण स्थान के बारे में वीडियो में हम तो कल जो हम लोग पढ़े थे वर्ण यानी वर्ण के भेद हैं स्वर और वर्ण के कितने भेद हैं? दो भेद हैं, स्वर और वर्ण होते हैं 52, 52 वर्ण होते हैं। अब स्वरों की संख्या 11 है, व्यंजन की संख्या 35। आपके मन में यह सवाल उठेगा कि व्यंजन और स्वर मिलकर 44 ही होते हैं, यह कैसे हुआ, 52 कहां से आएगा? तो इसमें हम आपको बताए थे मूल स्वरों की संख्या 11, कुल स्वरों की संख्या 13 और मूल व्यंजन 33 है, कुल व्यंजनों की संख्या 40 होती है। अब यहाँ आप देखेंगे कि 40 और 11 जोड़ेंगे जब 52 आ जाए। हम आज के क्लास में ध्वनियों या वर्णों का जो उच्चारण स्थान है उसके संबंध में स्वर और व्यंजन में जो यह 52 वर्ण है इसी का अध्ययन। प्यारे साथियों, आज जिस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं यह ज्यादा से ज्यादा अभ्यास पर निश्चित है। विद्या अभ्यासेन रक्षते, यानी विद्या की रक्षा अभ्यास से होती है। आप देखेंगे जो उच्चरित ध्वनियां हैं उसे जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे तब तक वह हमें आएगा नहीं। केवल लिखने ही नहीं आता है, जब तक हम शुद्ध शुद्ध उच्चारण नहीं करेंगे तब तक हम लिख नहीं पाते। यह तो ध्वनियों और वर्णों की। चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को और इस क्रम में हम पढ़ते हैं ध्वनियों वर्णों या वर्णों का उच्चारण स्थान। हम यहाँ पर केवल वर्णों का उच्चारण स्थान नहीं लिखे, क्यों? कभी ध्वनियों से ही ध्वनियां ही उच्चरित होकर लिखित रूप में वर्ण बनती है। इसीलिए हम यहाँ आप लोगों की सुविधा के अनुसार ध्वनि या वर्ण दोनों। तो इस बात को आप ध्यान रखिए, जब हमारा लिखावट बहुत ही तो हम उस कॉन्सेप्ट को अच्छे ढंग से जान सकते। जब हमारा लिखावट ही असंतुलित होगा तो कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा वह हमारे लिए बोझिल हो जाएगा, क्लियर नहीं होगा। तो इस क्रम में अब आपके ध्यान में होना चाहिए वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और। हम यहाँ पर ध्वनियों या वर्णों का जो उच्चारण स्थान है विद्वानों के द्वारा जो उच्चरित ध्वनियां हैं, जैसे कंठ हो गया, ताल हो गया, जीभ हो गया, ओठ हो गया और नाक, इन सब स्थानों से हम ध्वनियों को, वर्णों को उच्चरित। अब आपको हर बिंदु को आराम से पूरी स्पष्टता के साथ सारे बिंदुओं को यह सरल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे इससे पहले किसी भी वीडियो में इतना सरल रूप में ध्वनियों या वर्णों के
आ गया है। बस आपको एक काम करना है, जो भी यहाँ पर उच्चरित ध्वनियां रहेंगी आप बोलकर बोलकर अभ्यास करना ही वह आपके लिए सही। दूसरी बात यह है, परीक्षा में की दृष्टिकोण से मान लीजिए जो भी ध्वनियां आपकी परीक्षा में किसी भी परीक्षा में आती है, में परीक्षा में उनको आप देखेंगे, परीक्षा हाल में आप याद करके नहीं जा सकते। आप परीक्षा हाल में उन ध्वनियों को अभ्यास के द्वारा ही क्लियर कर सकते हैं, तभी आपको। चलिए शुरू करते हैं। ध्वनियों या वर्णों का उच्चारण स्थान जो है, उसमें सबसे पहला स्थान आता है कंठ। कंठ में कल आपको बताए थे क वर्ग, कल की वीडियो में वो बताया गया था क वर्ग। क वर्ग का मतलब होता है क ख ग घ ङ। इस वर्ग में, इसके परिवार में, वर्ग यानी उसको परिवार मान लेते, इस वर्ग में क ख ग घ ङ। यहाँ साइड में बिंदी लगाते हैं, नीचे नहीं लगाए। बिंदी को लगाते समय सावधानी देंगे, साइड में ही बिंदी लगाए, यानी नीचे बिंदी लगाने पर वर्ड बन जाएगा। उदाहरण बता रहे हैं, आप लिखेंगे पा प, नीचे बिंदी लगाने। कंठ में क वर्ग आता है, जिसमें क ख ग हम मिटा रहे हैं, इसका काम बाद में लगे। तो क वर्ग में 5 ध्वनियां हैं, क ख ग घ और ङ। अब इसको हम पूरा लिख ले रहे हैं, उसके बाद आपको हम उच्चरित करके बताएं ऐसे सारी ध्वनियों का उच्चारण सरलता से परीक्षा में लिख सकते। इन व्यंजनों के बाद कुछ स्वर भी इसमें अ, आ, तो स्वर भी इसमें आते हैं। उसके बाद कंठ में अ, एक और चीज आता है विसर्ग का उच्चारण भी ह की तरह ही होता है। विसर्ग का उच्चारण, विसर्ग का उच्चारण जैसे ह की तरह ही उच्चरित होता है और कंठ से उच्चरित होता है, इसीलिए इसे कंठ का। दूसरा है आलव्य। आलव्य में च वर्ग, च वर्ग में च च यह च वर्ग का परिवार है। ये भी 5 च वर्ग में भी 5 अर्थ व्यंजन पिछले वीडियो में पढ़े, वहां हम देखे हैं च वर्ग में भी 5। ऐसे हम आगे बढ़ते रहेंगे और आगे देखेंगे आलव्य में जो च वर्ग है और क्या क्या आता है। ये दोनों स्वर आते हैं तालव्य में। च वर्ग के बाद ये दोनों स्वर, और क्या आता है यह आता है, एक श भी आता है।
तीनों स का प्रयोग अलग अलग स्थानों पर होता है, के बारे में विस्तार से बता। अभी वीडियो में इसको लिखते चलिए। तालव्य में च वर्ग हो गया, ई हो गया, य और च। अब इसके आगे एक शब्द है मूर्धन्य। मूर्धन्य में बड़ा कठिन लग रहा है, चित्रित करेंगे तो यह बहुत ही सरल हो जाएगा। क वर्ग, च वर्ग। अब ऐसे क्रम से आप लिखते चलिए। देखिए, इसको जब आप कॉपी में लिखेंगे, कॉपी में लिखने के बाद इसका ट्रिक होता है, क्या होता है कि जो हमारा स्पर्श स्पर्श जो ध्वनियां हैं उसको ध्यान में रखकर, स्पर्श या वर्गीय व्यंजन जो है, या जो है उसको ध्यान में रखकर हम इसको लिखेंगे। क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया। अब आगे है ट वर्ग, आगे है ट वर्ग। आपको पता ही होगा ट वर्ग में क्या आता है। ये चलिए, ट, ठ, ढ, ढ। एक ऐसी पंक्ति है जिसको लिखने में गलती ये करते हैं कि यहाँ बिंदी लगा देते। बिंदी लगाते ही आपका यह ट वर्ग हो गया। कल के वीडियो में आपको बताया गया था उच्चित या द्विगुण, उसके शब्द भी हम आपको बताए थे, ये भी बता देंगे। तो ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और ड़ आता है। इसमें और एक चीज आता है र, भी आता है। एक और चीज, इस श का उच्चारण भी पूरा हो गया। ट वर्ग में, मूर्धन्य में ट वर्ग र। अब इसके बाद आगे है दंत्य। दंत्य नाम से ही आप क्लियर हैं, कहीं न कहीं दांत का प्रयोग हो रहा है। दंत्य में क्या आएगा? त वर्ग। दंत्य में त वर्ग आएगा। त, 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 वर्ग में भी पांच है। त, थ, द, थ। आगे इसी में द भी आता है। एक और आता है, तो अंतिम बचा स है, अभी इसमें योग। अंत में त वर्ग ल। तो आपको हम ट्रिक बताएंगे, इसे आप जब कॉपी में लिखेंगे तो कैसे आसानी से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, बारे में भी मैं। और इसका ट्रिक एक है, उसको भी अभी लिखा रहा हूं। अंतिम है ओष्ठ, यानी फोटो। तो हम देखेंगे ओष्ठ में क्या आता है, प वर्ग। ओष्ठ में प वर्ग आता है। प वर्ग में हम लिखेंगे प, 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 म। प वर्ग में आया है प, फ, ब, भ और। इसके बाद और भी कुछ चीजें हैं जो प वर्ग में आएंगी, यानी ओष्ठ में उ, ही, ओष्ठ में ए।
यहां तक तो आप देखेंगे स्पर्श ध्वनियां, स्पर्श या वर्गीय ध्वनियां जो हम यहाँ पर लिखावट की। अब आगे पहले इसको हम बता दे रहे हैं कि इसको आप कैसे क्रम से लिखें। ये एक ट्रिक है। क आ मु द ओ, यहां से देखिए क आ मु द ओ। इस ट्रिक को आप याद रखिए। आप जब अभ्यास करेंगे यह ट्रिक आपको बिना याद किए ही स्पर्श तक यानी म तक आप इस ट्रिक से लिख सकते। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में इसमें वर्णों के उच्चारण स्थान में और भी चीज हम लिखे। कंठ तालव्य, कंठ तालव्य यानी कंठ तालव्य, इन दोनों के मिलने से क्या बनी है? कंठ और तालव्य, इन दोनों के मिलने से जो ध्वनियां बनी है से हम यहाँ पर कंठ तालव्य में है ये दोनों ध्वनियां कंठ तालव्य में क्यों आती है? पर देखिए, जैसे हम विज्ञान पढ़ते हैं वैसे हिंदी का भी विज्ञान होता है। विज्ञान यानी विशेष ज्ञान। तो अभी तक रिसर्च में जो भी निकला है उसमें ए का उच्चारण, ए का निर्माण ई बराबर बराबर ए होता है। क्योंकि इसका उच्चारण करते समय हम अ और ई ही बोलते हैं। आप ध्यान से बोलेंगे पाएंगे कि हम बोल रहे हैं अ और ई। कुछ अभ्यास करेंगे तो अपने आप आपको समझ आ जाएगा ये कैसे बना है। अ प्लस यह कैसे बना? एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ मात्रा नहीं है, यहाँ मात्रा है, लेकिन इसे ए और इसे आई पढ़ा जाता है क्योंकि ए है आई आई। अब यहाँ देखेंगे यह कंठ तालव्य हुआ कैसे। पहले हम यहाँ जो लिख रहे हैं इसके बारे में आपको बता रहे हैं। अच्छा, कंठ तालव्य हुआ कैसे? ध्यान से देखिए, वीडियो को ध्यान से देखिए और अंतिम तक बने रहिए। बहुत मजा आने वाला है, पूरा डाउट्स आपका क्लियर होगा। आप इसके बाद यहाँ पर कोई भी आपके मन में शंका नहीं रख पाए। देखिए ध्यान से समझिए, यह कहां से आया है? कहां से आया है? कंठ से आया है, कंठ से, ध्यान देते रहिए। और ई कहां से आया है भैया? आया है यहाँ है ई तालव्य से, इसीलिए इसका नाम हो गया कंठ तालव्य। ये क्या है? कंठ तालव्य है। और फिर से ध्यान से समझिए, ए प्लस ई बराबर ए। यह आ कहां से आया है? कंठ से। ई कहां से आया है? तालव्य से, इसीलिए ए का नाम कंठ तालव्य हो गया। अब आय को और ध्यान से समझना पड़ेगा। जब तक ध्यान से नहीं समझेंगे मिस हो जाएगा, फिसल जाएगा। फिसलने से बचने के लिए शब्द न फिसले, ध्वनिया न फिसले, आप खुद न फिसले के लिए आप ध्यान से समझ। एक बार ध्यान से समझ गए दोबारा ध्यान देने की जरूरत नहीं है।
आप जैसे हम 1 से 100 तक गिनती याद कर लिए थे बचपन में, वैसे इसको भी क्लियर कर लेंगे। देखिए आई, a प्लस ए बराबर आई। अब तो यहाँ से हम जान गए कंठ क्या है, लेकिन ए, ए क्या है? ए को भी जब हम तोड़ेंगे तो a प्लस ई आता है, यहाँ हम तोड़े हैं तो ये दोनों, समझिए ये दोनों कंठ्य हैं, दोनों क्या है? कंठ्य है। और इसके भी अंदर ई क्या है? ये कंठ्य हो गया, और इसको भी तोड़ने के बाद इसमें एक कंठ्य एक तालव्य, देखिए ये मिलकर क्या हो गए? कंठ तालव्य हो गए। आपको एक बार फिर से इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं जिससे दोबारा आपको कभी इस पर ध्यान न देना पड़े। कंठ तालव्य यानी कंठ और तालव्य के संयोग से बनने वाली ध्वनियां हैं ए और आई। अ प्लस ई बराबर ए, अ प्लस ए बराबर ऐ। जैसे इसका उच्चारण करते हैं ऐ, इसको भी ए, इसको कहेंगे ए, इसको कहेंगे ऐ। इसलिए यह इन दोनों से भी बना। यहाँ देखेंगे पहला कंठ हो गया, दूसरा तालव्य हो गया। यहाँ भी पहला कंठ हो गया और इसमें से दोनों चीजें निकलकर कंठ हो गई, दूसरा इसे कंठ। एक अंतिम बचा है तो भी हम यहाँ क्लियर करेंगे। नहीं, एक अंतिम नहीं, कंठ तालव्य के बाद कंठोष्ठ्य बचा है। कंठोष्ठ्य, देखिए हिंदी में जब तक शुद्ध उच्चारण नहीं करेंगे तब तक आप लिख नहीं पाएंगे। तब भी आप अभ्यास लिख, जब तक आप शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाएंगे कंठोष्ठ्य, तब तक लिखना बड़ा ही कठिन होता है। या तो इतना अभ्यास हो जाए गाना गाते हुए भी लिख सकते, अलग चीज है। जो थोड़ा प्रयोग में नहीं है उसके लिए आपको क्या करना है? लिखने का या उच्चरित उच्चारण का अभ्यास करना चाहिए। आगे भी या कंठ तालव्य के बाद हम लिखे हैं कंठोष्ठ, यानी कंठ कहाँ आ गया है? ओष्ठ में मिल गया है। ऐसी ध्वनियां जिसे बोलते समय कंठ और ओठ का प्रयोग होता है, तो इसमें भी है ओ औ। ये दोनों ध्वनियां कंठोष्ठ में कैसे हैं इसको हम समझेंगे। दोनों ध्वनियां कंठोष्ठ में कैसे हैं इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो भी तोड़ते हैं। ओ, ध्यान से समझिए, बात समझिए। अ प्लस ओ बराबर ओ। आगे अ प्लस ओ बराबर उच्चारण के हिसाब से इसको हम लिखते हैं भैया ओ। ओ अब बोलेंगे और ऊ बोलेंगे तो यह उच्चरित होगा ओ। अ प्लस ओ, अब बोलेंगे और ओ बोलेंगे तो निकलेगा ओ। इन दोनों का उच्चारण अ प्लस उ और अ प्लस ओ के संयोग से होता है। अब यहाँ ध्यान देंगे, जैसे हम पहला समझे थे इनके माध्यम से, वैसे दूसरा भी समझेंगे कि कैसे इसमें कंठ ध्वनियां हैं और कैसे इसमें ओष्ठ ध्वनियां। आसानी से समझ सकते हैं कंठ ध्वनियां क्या है और ओष्ठ ध्वनियां क्या है। देखिए यह अ क्या है? कंठ। यहाँ अ क्या है?
ऊ क्या है? ऊ देखिए यहाँ है, कंठ हो गया, ऊ क्या हो गया? ओष्ठ हो, दोनों के संयोग से वो बन गया है, ये कंठोष्ठ कहा गया। आगे इसको भी जब हम तोड़ देंगे यही निकल के आएगा, ऊ निकल के आएगा। ऊ को तोड़ेंगे जब तो अ प्लस ऊ ही निकल के आएगा। यहाँ ऊ क्या हो गया? ओष्ठ हो गया, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? औ को भी कंठोष्ठ में निकल। क्रम में हम आगे चलते हैं। आगे चलने के क्रम में ये कुछ और बातें हैं। एक शब्द है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ दंतोष्ठ यानी दांत और ओठ के सहयोग से बोली जाती है। और क्या होती है? केवल वह ऐसी ध्वनि है जो दांत, ओठ और जीभ के संयोग से बोली जाती। दांत, ओठ और जीभ के संयोग से बोली जाती है। क्योंकि वह को बोलते समय आप ऊ का प्रयोग कर रहे हैं, व का प्रयोग कर रहे हैं और व्यंजन के अंत में अ आता ही है। इस तरह हम उच्चारण करेंगे व। आप आराम से जब बोलेंगे आपको समझ में आएगा। आपको व का उच्चारण करते समय इन तीन ध्वनियों पर आप बल दे रहे हैं। अब इस क्रम में हम कुछ अन्य बातों को भी क्रम में अन्य बातों को भी जो परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है समझने का प्रयास करेंगे। एक शब्द है अनुनासिक। अनुनासिक अनुनासिक या अब यहाँ आपको अनुनासिक का अर्थ नहीं पता है, लेकिन हम आगे एक शब्द लिखेंगे आपको समझ में। अनुनासिक का मतलब अनुनासिक या चंद्र बिंदु। नासिक या चंद्र यानी इसके जो शब्द होते हैं ये कैसे होते हैं? देखिए इसका सिंबल है, ऐसे लिखा जाता है। यानी चंद्रबिंदी का प्रयोग जिन ध्वनियों में होता है उसे अनुनासिक या चंद्र बिंदु का। इसमें यह चरित होता है नाक से और मुख, नाक और मुख की चंद्रबिंदु। एक शब्द है निरनुनासिक। निरनुनासिक अनुनासिक का अर्थ है, अनु का मतलब होता है कि अनु का अर्थ होता है पीछे, यानी नासिका से या नाक के पीछे से, यानी नाक और मुख दोनों की। दूसरा शब्द है निरनुनासिक, इसमें नासिका का प्रयोग नहीं है, केवल मुख के द्वारा उच्चरित बोली जाती है, केवल मुख के द्वारा। आप यहां देखेंगे दोनों का उदाहरण लिख रहे हैं तब आपको चीजें और ज्यादा स्पष्ट हो जाए। ऐसे ऐसी ध्वनियां लिखिए
जिसमें चंद्रबिंदी का प्रयोग होता है। ऐसी ध्वनियां लिखिए में चंद्रबिंदी का प्रयोग होता है, तो ऐसी ध्वनियों को क्या कहेंगे? अनुनासिक या चंद्रबिंदु कहेंगे। जैसे एक शब्द है आम, दूसरा है चांद, ऐसे भी शब्द और हैं आंगन। दूसरा है निरनुनासिक, जिसका उच्चारण केवल मुंह के द्वारा होता है, आता है। जैसे आप लिख सकते हैं आब, हर, जिसके उच्चारण में नाक का प्रयोग नहीं होगा। देखिए नाक का प्रयोग, आब। अनुनासिक और निरनुनासिक के अंतर को आप समझ गए होंगे है। अब आगे चलते हैं, एक बेहद बेहद वर्ण लिख रहे हैं, अनुस्वार। बेहद महत्वपूर्ण वर्ण है अनुस्वार। अनुस्वार एक ऐसा बिंदु है पर लोग बहुत गलती करते हैं, क्योंकि उनको उच्चारण उच्चारण कम समझ में आता है, इसलिए लोग अनुस्वार जो होता है, किसी भी ध्वनि में जो हम बिंदी का प्रयोग करते हैं अनुस्वार होता है। अनुस्वार के प्रयोग पर श्याम सुंदर दास ने भी बल दिया है। जहां पर आधी ध्वनियां लिखी जाती है वहां पर आप अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। यह अनुस्वार बेहद ही महत्वपूर्ण है। यह आता है स्वर के बाद। स्वर के बाद बातों को आराम से क्रम से समझेंगे। अनुस्वार कैसे आता है? स्वर के बाद। यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। अनुस्वार यानी बिंदी का प्रयोग स्वर के बाद आने का क्या मतलब है, उसको हम कोई भी शब्द लिखते हैं तो समझ रहे हैं। अंगूर, दूसरे शब्द में आते हैं पंकज। इन दोनों शब्दों के माध्यम से देखेंगे कि स्वर के बाद अनुस्वार कैसे है। यहाँ ध्यान देंगे बच्चों, आ के बाद देखिए आप अंगूर बोल रहे हैं, पहले आ का उच्चारण कर रहे हैं, के बाद बल लगा रहे हैं, तब आप ग और र का उच्चारण जब करेंगे। हम अ बोलने के बाद हम कर रहे हैं ग और र का उच्चारण। इसी प्रकार पंकज शब्द में भी देखेंगे, प के बाद हम कर रहे हैं, के बाद गज बोल। यह अनुस्वार बेहद ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी शब्द में। लगने वाला यह है, तो हम अभ्यास करेंगे और ज्यादा सरल हो जाएगा। इसका हिंदी में बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। अनुस्वार में ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका प्रयोग आवश्यक होता है। अगला शब्द है विसर्ग। विसर्ग, विसर्ग में दो बिंदी का प्रयोग करते हैं। विसर्ग संस्कृत से हिंदी में आया हुआ शब्द है। से आया है, संस्कृत से हिंदी में आया हुआ शब्द है और इसका उच्चारण आपको इसका उच्चारण भ की तरह होता है। अब देखिए मैं लिख रहा हूं अतः। इसका उच्चारण जब आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं इसमें ह भी बोल रहा हूं। अतः क्या है? स्वतः। स्वतः में अ का उच्चारण कर रहे हैं, स्वतः में भी अ का उच्चारण कर रहे हैं। प्रातः ही हम विसर्ग जो है का सिंबल ये है का सिंबल, और विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है। आगे
दो शब्द और हैं। एक है संयुक्त ध्वनि और दूसरा है द्वित्व ध्वनि। इन दोनों को भी हम परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ते चलेंगे। संयुक्त ध्वनि और द्वित्व। संयुक्त और द्वित्व का अर्थ क्या है? संयुक्त में दो व्यंजन ध्वनियां, संयुक्त में दो व्यंजन ध्वनियां। आप जब उदाहरण देखेंगे आपको और ज्यादा समझ में आएगा। संयुक्त में जैसे हम लिख रहे हैं प्राण, बहुत से शब्द हैं संयुक्त में। प्राण, बाद दूसरा हम लिख रहे हैं क्लांत, क्लांत। अब जब आगे हम आपको वर्ण विच्छेदन पढ़ाएंगे ये चीजें और ज्यादा क्लियर होगी। प्राण को जब हम तोड़ेंगे, अगर आप वर्ण विच्छेदन पर थोड़ी देर के लिए ध्यान देंगे तो हम देखेंगे प्राण को जब हम तोड़ते हैं हलंत प प्लस हलंत र प्लस आ, ये हो गया प्राण। हलंत प प्लस हलंत र प्लस हलंत आ, इतने से बन गया। आगे प्लस दूसरा भी तोड़ते हैं, उसके बाद हम बताते हैं कि यह संयुक्त और द्वित्व क्या है। क्लांत में आधा क है, हलंत लगा दिए, यानी उसके आगे स्वर नहीं लिखना है। उसके बाद बड़ा है हलंत ला प्लस आधा ना है और नहीं लगाना है। उसके बाद प्लस लिख देंगे, प्लस लिख देंगे। इसका वर्ण विच्छेदन जब हो गया, में आपको समझ में आ गया कि ऐसे इसका वर्ण विच्छेदन होता है। अब इसमें हम वर्ण विच्छेदन हमारा करने का मतलब क्या है? संयुक्त जो ध्वनियां हैं, लिखे हैं कि दो व्यंजन ध्वनियों के मिलने से संयुक्त ध्वनि बनती है। यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर एक दोनों व्यंजन ध्वनियां हैं, व्यंजन ध्वनियां, ये दोनों व्यंजन ध्वनियां हैं। यहाँ भी आप देखेंगे। इससे पहले जब हम वर्ण विच्छेदन में पढ़ेंगे या कोई भी चीज को वर्ण में बांटेंगे, हलंत का प्लस अ बराबर क होता है। व्यंजन के बाद तुरंत स्वर आता है, लेकिन यहाँ व्यंजन के बाद स्वर नहीं आ रहा है, इसीलिए संयुक्त ध्वनियां हो गई। ये दो व्यंजन ध्वनियों के मिलते, दो व्यंजन ध्वनियों के मिलते संयुक्त ध्वनियां बनती। ही आपकी जितने भी शब्द आएंगे क्लियर हो जाएंगे कि संयुक्त ध्वनियां संयुक्त व्यंजन का है। संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? दूसरे नंबर पर आता है द्वित्व। द्वित्व ध्वनियों में आप देखेंगे दोनों को एक साथ पढ़ने से आप क्या है, संयुक्त का उदाहरण आप देख रहे हैं। अब जब हम द्वित्व का उदाहरण लिखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि दोनों में अंतर क्या है। दिक्कत, दिक्कत और शब्द लिखते हैं प्रसन्न, प्रसन्न का शब्द है दिक्कत। द्वित्व में, संयुक्त में हम पढ़े हैं दो व्यंजन ध्वनियां एक साथ आती हैं, लेकिन दोनों अलग अलग रहती हैं।
कि प और स, क और ल संयुक्त ध्वनियों में दो व्यंजन ध्वनियां एक साथ तो आती है लेकिन दोनों अलग अलग रहती हैं। यह इसकी पहचान है। द्वित्व में आप देखेंगे कि वही ध्वनियां दोहराई जा रही हैं। देखिए, क को 2 बार दोहराया है, न को भी 2 बार दोहराया गया है। अब फिर से समझते हैं, संयुक्त ध्वनियों में दो व्यंजन ध्वनियां एक साथ तो आती हैं लेकिन दोनों अलग अलग रहती हैं। और द्वित्व ध्वनियों में व्यंजन ध्वनियां वही आधा आता है फिर पूरा आता है। ये दोनों शब्द आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, आधा का पूरा का, आधा न पूरा का। इस तरह जो है ये हमारा ध्वनियों का उच्चारण स्थान, इसके बारे में हम लोग समझे हैं। अब आगे तो यहां हम समझाए हैं क ता मु द ओ, यह देखेंगे स्पर्श ध्वनियों तक है। उसके बाद आगे मिली हुई ध्वनियां हैं जिसको हम यहाँ समझा दिए हैं। वीडियो को आप सेव करेंगे तो आपको 1-2 बार में आराम से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ हम बताते हैं आपको ये जो कंठ है, कंठ कंठ ध्वनिया, कंठ ध्वनिया देखिए, जो भी ध्वनि, जिन ध्वनियों को बोलते समय हमारा गला, गले पर आप अंगुली रखेंगे और यह वाइब्रेशन यहाँ पर होगा, कंपन होगा। क ख ग घ। देखिए, मैं न पर आकर रुक रहा हूं। किसी भी व्यंजन के उच्चारण में बाद में कोई भी व्यंजन हम उच्चारित करेंगे तो बाद में क्या आएगा? स्वर ही आता है। क हम बोल रहे हैं तो बाद में हमारा उच्चारित अ हो रहा है। तो न को, इसको ज्यादा से ज्यादा लोग अंगा पढ़ते हैं, तमाम तरह से पढ़ते हैं, लेकिन यह भी उच्चारित होते समय बाद में अ ही आएगा। इसका उच्चारण प्यारे साथियों म होगा, म से हम जीभ को मोड़कर ऊपर की तरफ ले जाएंगे और उसका उच्चारण म, के बाद में अ ही आए, म। अंगा नहीं, जब हम अंगा बोलेंगे तो पहले ही आ जाएगा, ये हमारा शुद्ध उच्चारण हो गया। इसीलिए हम इसको जो है मुआ बोलते हैं। अब यह देखिए आगे अ अ अ, अब विसर्ग में अतः, विसर्ग जो है अ को भी हम कंठ से बोलते हैं। तो कंठ ध्वनिया जो है उसको बोलते समय आप यहाँ पर एक अंगुली कंठ के पास रखेंगे और ध्वनियों को बोलेंगे, यहाँ पर कंपन होगा, जी आप कंठ ध्वनि बोल रहे हैं। दूसरा है तालव्य। तालव्य में जीभ को आप ऊपर तलवे की तरफ ले जाकर जो भी ध्वनि निकालते हैं वह तालव्य ध्वनियां होती है, यानी ताल से बोली जाने वाली ध्वनियां। देखिए, च ख च ख ञ, का भी उच्चारण लोग ज्यादा से ज्यादा इया कर देते हैं। इया नहीं है, इसको इस तरह लिखा जाता है, इस तरह उच्चारित किया जाता है इया, यानी इसके बाद भी अ होना चाहिए। के बाद भी क्या होना चाहिए? अ होना चाहिए। इया, च छ ज झ ञ, जीभ को ऊपर तलवे के पास ले जाइए और उच्चारित करिए च छ ज झ ञ। आगे देखिए ई, 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 यह भी ऊपर जीभ के चपकने से चल रहा है। आगे देखिए यह भी तलवे के पास ही निकल रहा है। और यह श, एक चीज इसमें आपको और बता दूं, इसे यहाँ तो लिखा ही गया है, इसे तालव्य श कहते हैं, इसे तालव्य श कहते हैं और इसे मूर्धन्य श कहते हैं और इसे दंत्य श कहते हैं। तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में लगभग पूछा जाता है। तो हम देख रहे हैं तालव्य में जीभ को ऊपर तलवे के पास चिपकाने से हमारी ये ध्वनियां निकल के आ रही हैं। इससे आप प्रैक्टिस करेंगे तो और सरल हो जाएगा। आगे है मूर्धन्य। मूर्धन्य में
मूर्धा भाग होता है। अब मूर्धा भाग होता कहां से है? जैसे ट वर्ग में हम बोल रहे हैं ट ठ ड ढ ड र और श, इसके उच्चारण में यानी मूर्धा के उच्चारण में जीभ ऊपर वाले दांत के और तालू के बीच में, यानी ऊपर वाले दांत और तालू के बीच में जीभ को मोड़ कर ले जाएंगे और उसके जीभ के नुकीले भाग से बोलेंगे मूर्धा, यानी ट ठ ड ढ ढ। आप देखिए उच्चारित करेंगे तो आपको समझ आएगा। र ट, तीनों स का उच्चारण, इसे इसे बोलते समय सीटी निकलती है, और इसे बोलते समय जीभ मूर्धा भाग में आता है। और फिर से आप समझिए मूर्धा भाग क्या होता है, यानी जीभ हमारी ऊपर वाले दांत और ऊपर वाले तालू के बीच में मुड़ कर जाती है, इसीलिए उसे मूर्धा भाग कहा जाता है। यह मूर्धन्य श होता है, ये कुछ कुछ ख की तरफ बोलते हैं। जीभ को मोड़कर आप सा का उच्चारण करेंगे, निकलेगा आपका श। लोग पढ़ते हैं षटकोण, षटकोण नहीं होता है, षटकोण होता है। आगे है दंत। दंत यानी वर्ग, जब जीभ दांत के पास आती है तब वे दंत ध्वनियां होती हैं। देखिए त थ द ध न, जीभ को दांत के पास बिना ले गए आप त थ द ध बोल के देखिए, स्वर निकल जाए। इसीलिए दंत में यानी जीभ जब दांत के पास जाती है त थ द ध न, ल और दंत स, यानी जीभ नीचे वाले दांत के पास ले जाएंगे तब यह जाता। आगे है ओष्ठ। ओष्ठ ध्वनियों में दोनों ओर सटेंगे, प फ फ फ म। दोनों ओठों के सटने से ओष्ठ ध्वनियां निकलती हैं। इसमें उ उ, क्या देखिए इन स्वरों को बोलते समय भी हमारा ओठ ही प फ ब भ म की तरह नहीं, लेकिन तब भी उ ओठ में ही संपन्न हो रहा, इसलिए यह ओष्ठ ध्वनि हो गई। उसके आगे हम आपको बताए हैं कंठ तालव्य, जो इस तरह बना है, और कंठोष्ठ कंठ और ओठ के संयोग से बना है, इतना तो हम लोग हैं। आगे दंतोष्ठ में व बोलते समय उ व और अ का उच्चारण करेंगे। अनुनासिक या चंद्र बिंदु का प्रयोग बोलते समय देखेंगे नाक और मुंह का प्रयोग करते हैं। बोलेंगे गांव गांव। अब देखिए आपका मुंह भी हिल रहा है और आप नाक के बल से भी बोल रहे हैं। आगे है चांद, तो यह अनुनासिक या चंद्र बिंदु, एक साथ जब इसको याद करेंगे तो आपको आ जाएगा कि यही चीज अनुनासिक या चंद्र बिंदु का प्रयोग नाक और मुंह की सहायता से बोला जाता है। आगे है निरनुनासिक, यानी उसमें नाक का प्रयोग नहीं है, केवल मुंह के द्वारा बोला जाता है, नाक का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी ध्वनियां जिसको हम नाक के बल से न बोले, न उच्चरित करें, ताब, घर, फूल, ऐसे बहुत से शब्द हैं कि हम नाक के बल से नहीं बोलेंगे, वह निरनुनासिक। अनुनासिक यानी नासिका के पीछे से, निरनुनासिक यानी नासिका के बीच। अनुस्वार का प्रयोग स्वर के बाद आता है, तो बता दिए हैं। विसर्ग का प्रयोग भी इसी तरह है। संयुक्त और द्वित्व ध्वनियां इस तरह बोली जाती। वीडियो को अच्छे से समझिए, यह आपके बहुत काम आएगा और कई परीक्षा को क्रैक करने में बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा, ऐसा मेरी इच्छा है और मेरी यह शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है कि आप इस वीडियो से, इस लेक्चर से ज्यादा लाभ ले सके। और मुझे लग रहा है अब ध्वनियों के उच्चारण स्थान से संबंधित जितनी भी बातें थी, कुछ भी इस वीडियो में नहीं छूटा है, और आप इसका अभ्यास करिए। अभ्यास करने के बाद इसका आप आज का वीडियो यहीं तक। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत धन्यवाद।